हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आप लोग का स्वागत है। क्लास 10th के बाद क्लास 11th में आते ही एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि हम किसी एक अपर लेवल की क्लास में आ गए, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब वो साइंस की किताब नहीं रहेगी आपके पास जिसमें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिलेगा। यहाँ पर्टिकुलर एक एक बुक का एक एक जो फिज़िक्स है उसका अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, और सबकी एक बहुत ही मोटी मोटी बुकें आपको देखने को मिल रही होंगी। और उन बुकों को देख करके आपको डर लग रहा होगा। हमें उस डर को दूर करना है। देखिए, 11th का फिजिक्स का जो बेस है वो क्लास 9th है। अगर क्लास 9th में आपने फिजिक्स थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा तो 11th को समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको 9th का कोई फ़र्क नहीं पड़ने देंगे। हम आपको 9th की भी चीज़ें इसमें रिकॉल कर देंगे। आपको सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व करेंगे कि आपको 9th भी याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फिजिक्स क्या है बेटा। फर्स्ट इस ये क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। काइनेमेटिक्स में आपके एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, और ये आपका काइनेमेटिक्स का 3.1 लेक्चर है। ठीक है, जैसे ही 4th चैप्टर आएगा तो हम 4.1 समथिंग लाइक दिस इस तरह से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज क्या है, काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। बेटा फिजिक्स है क्या। फिजिक्स बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में हो रही सारी फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल फिनोमिनास, जो भी चीजें आपके नेचर में आप कर रहे हैं ना, उन सब में फिजिक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो आप जब फिजिक्स को फिजिक्स के नज़र से देखेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत आसान नजर आएगा। एक्चुअली आप जब पढ़ो ना तो इसको आप अपने डेली लाइफ के साथ इन्वॉल्व करो इसको। जैसे आप उसके साथ एक कनेक्टिविटी बनाना शुरू कर देंगे तो आपको समझने में आसान लगेगा कि हाँ यार, मैं बैठा था तो बैठने के लिए भी स्टैटिक स्टैटिक एक वर्ड बना दिया गया, फिजिक्स में डाल दिया गया। मैं चल रहा था, मेरे चलने को भी एक वर्ड बना दिया, मोशन, उसको भी फिजिक्स में डाल दिया। मैं रुकने के लिए ब्रेक लगाया, मैं चलते समय स्लिप कर गया, फ्रिक्शनलेस हो गया, फ्रिक्शन लगा, फोर्स लगाया मुझ पे किसी ने, मैंने किसी पे फोर्स लगाया, ये सारी चीजें किस में आ गई, फिजिक्स में आ गई। और बेटा फिजिक्स में आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या होना चाहिए, टाइम। टाइम तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एक ऐसा वर्ड है, अगर इसको समझ लिया किसी ने तो उसको लगभग फिजिक्स आसान लगने लगेगा। क्योंकि हम लोग हर एक चीज टाइम के फ्रेम में पढ़ते हैं, टाइम को रेफरेंस मान के पढ़ते हैं कि मैं इतनी देर तक बैठा था, मैं इतनी देर तक चल रहा था, मैंने इतनी देर तक ब्रेक अप्लाई किया फिर भी जाके उसको ठोक दिया, मैंने बहुत देर तक ब्रेक अप्लाई करता रहा लेकिन मेरी साइकिल फिर भी जाके उससे भिड़ ही गई, उसको चोट लगाई दिया। तो ये सब चीजें क्या है, किसको फ्रेम, आप किसको एक रेफरेंस मानते हैं, टाइम को एक रेफरेंस मानते हैं। तो इन चीज़ों को बेसिकली आपको समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। और समय तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समय को बर्बाद किया तो फिर समय आपको बर्बाद करेगा, है ना। तो समय को बचाइए और समय को समझिए, फिर आपको समय अपने साथ लेके चलेगा, है ना। तो फर्स्ट इस लेक्चर का स्टार्ट हम टाइम से ही करना चाहते हैं। टाइम, ये टाइम क्या है, टाइम का डेफिनेशन क्या होता है। मुझे एक छोटा सा सबसे सिंपल डेफिनेशन बताइए आप कि टाइम का डेफिनेशन है क्या, आप क्या समझते हैं टाइम से। पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए जरा कि क्या मुझे टाइम का सही डेफिनेशन पता है अभी तक, वाकई टाइम क्या होता है। पर्टिकुलर देखिए, अब मैं बताता हूं आपको टाइम क्या है। इट इज अ गैप, इट इज अ गैप बिटवीन इवेंट, या इसको ऐसे लिखिए, द गैप बिटवीन इवेंट इज नोन एज टाइम। द गैप बिटवीन इवेंट इज नोन एज टाइम। इट इज अ गैप बिटवीन इवेंट। टाइम क्या है, टाइम है गैप बिटवीन इवेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को करने में जो गैप
आप क्रिएट करते हैं वह गैप क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। आप खुद ही देखिएगा कि इस लेक्चर को आपने जब से देखना शुरू किया और जब जाकर के ये खत्म होगा तो एक इवेंट कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने में आपने गैप क्रिएट किया, तो वो गैप क्या कहलाएगा? वो गैप टाइम कहलाएगा। किसके लिए? इस लेक्चर को खत्म करने के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि ये लेक्चर अगर मेरा 60 मिनट्स का है, मान लीजिए कि 60 मिनट का है, अगर ये 60 मिनट का है तो ये नहीं हो सकता कि ये लेक्चर सिर्फ 60 मिनट का है आपके लिए। आप हो सकता है कि 15 मिनट तक आपने मेरा लेक्चर देखा और देखने के बाद आपने पॉज कर दिया। क्या कर दिया? पॉज कर दिया। ये पॉज बटन आपने दबा दिया। जब आपने पॉज कर दिया तो क्या इस लेक्चर का टाइम, आपने इस लेक्चर का टाइम रोका है, लेकिन इस इवेंट का चलने वाला जो कि आप इस काम को कर रहे हैं, किस काम को कर रहे हैं? इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो इस लेक्चर को देखने का जो इवेंट कर रहे हैं, क्या उसके लिए टाइम रुक गया? नहीं रुका। आप गए 5 मिनट, आपने कुछ और काम किया, वापस आकर के इसको प्ले किया। क्या किया आपने? फिर प्ले किया, तो यहां से फिर से रिज्यूम हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। फिर आपने बीच में 10 मिनट का कहीं और ब्रेक लिया, है ना, फिर प्ले किया। अब मुझे एक बात बताइए कि जो लेक्चर मैंने 60 मिनट का बनाया था उसमें क्या ये 15 मिनट इन्वॉल्व नहीं होगा? होगा, आपके लिए इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर इवेंट को करने के लिए, एक इवेंट कब कहलाता है? जब उसका इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करो और फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाओ, है ना। तो आपने लेक्चर को स्टार्ट किया T1 टाइम पे और T2 टाइम पे खत्म किया। होना चाहिए था ये 60 मिनट। कितना होना चाहिए? 60 मिनट। लेकिन आपने इस लेक्चर में 5 और 10 मिनट का जो गैप लिया था, क्या वह इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा? वो पर्टिकुलर इसमें इन्वॉल्व होगा। तो टोटल लेक्चर अब कितना हो गया? 60 + 10 70 और 75 75 मिनट्स का हो गया। यानी आपका जो इवेंट, यानी ये लेक्चर जो आप देख रहे हैं, ये था 60 मिनट का, आपने इसको क्रिएट कर दिया कितने में? 75 मिनट्स में। क्यों? क्योंकि आपने बीच में ये समय उसी लेक्चर के ड्यूरेशन में इन्वॉल्व किया। अगर आप कंटिन्यूअस देखते तो ये लेक्चर सिर्फ 60 मिनट्स का होता। तो समय किस पे डिपेंड करता है? समय किस चीज से डिफाइंड होता है? आपके इवेंट को क्रिएट करने में, इवेंट को कंप्लीट करने में जो गैप क्रिएट होता है, दैट गैप इज नोन एज टाइम। मेरी बात समझ में आई? छोटा सा एक और एग्जांपल लीजिए। 2 ब्रदर हैं, 2 भाई हैं, दोनों भाइयों ने सेम बिल्डिंग बनाई अपने लिए, सेम बिल्डिंग बनाई, ठीक है। सेम बिल्डिंग बनाई, और अगर ये सेम बिल्डिंग बनाए हैं, लेकिन इसको लगा 1 ईयर और इसको लगा 2 ईयर, बिल्डिंग दोनों की सेम है, सेम कलर, सेम एवरीथिंग, डिजाइन, हर चीज सेम है। जितना मटेरियल इसमें लगा उतना मटेरियल इसमें लगा, जितने लेबर इसमें लगे उतने लेबर इसमें लगे, लेकिन इसने 2 साल में कंप्लीट किया और इसने 1 साल में कंप्लीट किया। तो इवेंट क्या था? इवेंट था इनका ये घर, जो कि T1 टाइम पे स्टार्ट हुआ था, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, लेकिन इसने T2 टाइम पे जो कंप्लीट किया वह था 1 ईयर। इसका जो T2 टाइम जो कंप्लीट हुआ वो था 2 ईयर। तो अब मुझे एक बात बताइए, सेम इवेंट के लिए ये तो डिसाइड आप नहीं कर सकते ना कि कितना गैप लेंगे आप। इसने 1 ईयर का गैप लिया, इसने 2 ईयर का गैप लिया। तो जो गैप इस इवेंट के लिए लगा, दैट गैप इज नोन एज टाइम। ये नहीं कह सकते कि इसमें बनाने के लिए हो सकता है कोई इसको 6 महीने में कंप्लीट कर दे। तो एक इवेंट को कंप्लीट करने में जो गैप क्रिएट होता है, दैट गैप इज नोन एज टाइम। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ टाइम। अब आपका फिजिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक तरीका आपका एक इवेंट मान के चलिए। हर एक क्वेश्चन में एक इवेंट को इन्वॉल्व कीजिए और उस इवेंट में देखिएगा कि वो किसी ना किसी टाइम पे ही पूछा जाता है हमसे। फिजिक्स के मोर देन 90 फॉर्मूलेज टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे ही डिपेंड करता है। फिजिक्स के मोर देन 90 फॉर्मूलेज
यानी अगर 100 फॉर्मूले है तो होते हैं, यानी 90% फॉर्मूले आपके फिजिक्स के किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? टाइम पे ही डिपेंड करता है। आप कुछ भी देख लो, कहीं पे भी जाकर के सर्च कर लो। ये बात समझ में आई? मैं अभी दिखाऊंगा आपको, एग्जांपल दिखाऊंगा। टाइम हर जगह घुसा पड़ा हुआ है, टाइम से आप छुटकारा नहीं पा सकते। इसीलिए मैं कहता हूं टाइम इज मोर प्रीशियस देन एवरीथिंग। टाइम इज मोर प्रीशियस देन एवरीथिंग। अगर आप टाइम के साथ हैं तो टाइम आपके साथ है, अदरवाइज टाइम आपको फिर घसीट के ले जाएगा। बेटा आगे बढ़े। तो ये मेरे ख्याल से अब आपको टाइम समझ में आ गया कि टाइम है क्या। और नहीं समझ में आया ना, तो एक दिन अपने आप से समझ में आएगा। आगे बढ़े ना, चलिए एक नोट्स बनाइएगा बेटा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। एक दिन ऐसा लगेगा कि वाओ, मैंने एक पूरी बुक कंप्लीट कर ली अपने लिए, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट यू नो अबाउट टाइम। टाइम को आपने समझा, है ना। जरा एक क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नहीं, पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं उसके बाद, नहीं तो आप लोग कहेंगे देखिए पहले ही आए और क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, है ना, डर जाएंगे फिर आप लोग। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन ना। चलिए देखते हैं। काइनेमेटिक्स एक खुद एक फिजिक्स का एक बड़े ब्रांच का खुद एक पार्ट है। फिजिक्स के किसी एक बड़े ब्रांच का काइनेमेटिक्स खुद एक पार्ट है। तो हम उस बड़े पार्ट का एक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। वो बड़ा पार्ट क्या है? वो बड़ा सा पार्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक। सेकेंड है काइनेमेटिक्स। थर्ड है आपका डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? रेस्ट। स्टैटिक मीन्स क्या होता है? रेस्ट। यानी हमको स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है? स्टैटिक में हमको पढ़ना है कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे हो, तो रेस्ट पे हो इसका ये मतलब नहीं कि फिर ये नहीं कह सकते कि सर जब रेस्ट पे है तो हमको क्या पढ़ना है। ये जरूरी नहीं है। रेस्ट पे रहते रहते ही आपको बहुत कभी कभी पेन होता है, कभी दर्द भी होता है। देखिए कैसे, आपके अगर 2 फ्रेंड आपके दोनों हाथों को एक इस तरफ और एक इस तरफ जोर से खींच रहे हैं, ना आप इधर जा रहे हैं ना आप इधर जा रहे हैं, तो आप किधर हैं? एक ही जगह पे हैं। अगर आप एक ही जगह पे हैं तो आप रेस्ट पे हैं, यानी आप पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0 है। अगर एक ने फोर्स ज्यादा लगाया तो आप उधर की तरफ जाने लगेंगे। देखिए, तो आप रेस्ट पे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत आराम कर रहे हैं? अब तो आप नहीं ना कहेंगे कि आप आराम कर रहे हैं। तो रेस्ट कंडीशन को भी पढ़ना पड़ता है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका हाथ टूट जाएगा। तो इसको छोड़ दीजिए और वापस अपने पोजीशन पे आ जाइए। तो रेस्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक ब्लॉक लीजिए और इस ब्लॉक को आप इधर से पुश कर रहे हैं और एक आपका फ्रेंड इधर से पुश कर रहा है। पुश एंड पुल इज नोन एज व्हाट? फोर्स। याद रखना, पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स। तो आप यहां से पुश कर रहे हैं, यहां से पुश कर रहे हैं। अगर ये रेस्ट पे है, किस पे है? रेस्ट पे है, स्टैटिक कंडीशन में है, तो इसका मतलब कि F1 और ये भी F1, यानी F1 इज इक्वल टू F1 है। दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स बराबर है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस चीज का याद रखना। क्लास 9 में पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैव इक्वल रिएक्शन, इस तरीके से, है ना। तो स्टैटिक भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए आज के बाद मत कहना नहीं तो हाथ टूट जाएगा। तो रेस्ट को भी पढ़ने के लिए एक फील्ड बनाया गया, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक, और स्टैटिक इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है, मैं तो ये बताना ही भूल गया। मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में स्टडी करना, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ाई करना इज नोन एज मैकेनिक्स। बस खत्म खत्म, इसके बाद और कुछ नहीं जानना इसके बारे में। अब ये 3 हिस्से में डिवाइड है, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो स्टैटिक आपको समझ में आया, अब आ जाओ जरा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मोशन से रिलेटेड है, यानी हम इसका छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन है ये, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज ऑफ मोशन। यानी मोशन का कारण कौन कौन है इसको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मोशन को पढ़ना है। तो मोशन में क्या क्या होता है ये देखिए। हो सकता है आपके दोस्त ने यहां से पुश किया हो, यहां से धक्का लगाया हो, तो आप कुछ दूर दौड़ करके ऐसे गए, तो आपके दोस्त ने आपके धक्का लगाया, इस चीज को नहीं पढ़ना है, इस फोर्स को अभी नहीं पढ़ना है। और यहां पर आप रुक गए, यहां पे रुकने का कारण फ्रिक्शन अगर हुआ तो फ्रिक्शन भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। यानी आपको सिर्फ इनको छोड़ करके इस बीच में जो आप मोशन कर रहे हैं उसको पढ़ना है। तो इस मोशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है देखिए। आपका ये मोशन में x मीटर यानी डिस्टेंस इन्वॉल्व है, इसको कंप्लीट करने में आपको टाइम लगा होगा, यानी t इन्वॉल्व है, t सेकेंड्स, ठीक है। इसमें आपने करने के लिए वेलोसिटी लगी होगी, या इसको स्पीड भी कहेंगे, है ना। इसको करने के लिए आपको एक्सेलरेशन लगा होगा, जो आप चीजें क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। इसी को डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, या माइनस ऑफ एक्सेलरेशन भी कहेंगे, तो उसका अपोजिट ही तो होता है बेटा, यानी डी एक्सेलरेशन इज द माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन या माइनस ऑफ एक्सेलरेशन अगर आप लिख देते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट इज नोन एज डी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है, अब मोशन किस तरीके से, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये सारी चीजें इस कंडीशन में है। तो जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको कौन सा ब्रांच स्टडी करना होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। विदाउट कॉज, कारण क्या है, चलने और रुकने का कारण क्या है, इसके बिना। यानी एक पुलिस एक चोर को पकड़ने जा रहा है, अब हमको ये नहीं जानना है कि उस चोर ने क्या गलती की, या गलती की भी कि नहीं की, या हो सकता है हमको बस देखने में ऐसा लग रहा है, तो हमको कॉज नहीं देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि पुलिस कितनी तेजी से दौड़ रही है, चोर कितना तेजी से भाग रहा है, दोनों के बीच में कितना रिलेटिव वेलोसिटी है, कितना क्या है, वो सारी चीजें काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। कितना टाइम लगेगा पकड़ने में, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया पकड़ते पकड़ते, कितना एक्सेलरेशन करना पड़ा, कितना डी एक्सेलरेट करना पड़ा, वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी, दैट इज द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। एंड कम ऑन द डायनामिक्स। इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज। तो ये आपका क्या हो गया, स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज ऑफ मोशन। यानी व्हाट इज द कॉज, आपको कॉज के साथ मोशन को पढ़ना है ना। जैसे कि इसमें मान लीजिए कॉज में हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉज में क्या एग्जांपल है, कॉज में आपका फोर्स हो सकता है, आपका प्रेशर भी हो सकता है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ईटीसी एक्सेट्रा। हो सकता है कि किसी ने आपको बुला ही दिया, हो सकता है कि आप कहीं आग लग गया, आपको तुरंत भागना पड़ा, सेम कुछ भी कंडीशन हो सकता है, वो कॉज है। अब यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज ऑफ मोशन, यानी ऐसी स्टडी जिसमें आप मोशन की स्टडी करें लेकिन उसके कॉज को भी कंसीडर करें। जैसे कि अब ऐसा कंडीशन कहाँ आता है, आपका आता है ना, जैसे कि ये इंक्लाइन प्लेन है,
अब यहां पर एक ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। अगर आपने फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दिया इसके मोशन में, तो आपने कॉज इन्वॉल्व कर दिया ना। या इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, तो ये mg के किस कंपोनेंट की वजह से नीचे आ रहा है। तो यानी हमने इस स्टडी में इसके मोशन में क्या क्या इन्वॉल्व कर दिया, फोर्स इन्वॉल्व कर दिया। बात समझ में। तो अगर आपने कॉज को इन्वॉल्व किया मोशन में, इट्स कम इन द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स। इसको हमको बाद में पढ़ना है ना, इसको हमको बाद में पढ़ना है। और मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, नॉट एट द माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो का मतलब समझिए। माइक्रो मतलब बहुत छोटा और मैक्रो मतलब बहुत बड़े। तो हम एक बड़े वस्तु में गिने जाते हैं, हम हैं, व्हीकल्स हैं। बट माइक्रो मीन्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ एटम्स, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं तो उसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मोशन की स्टडी करना इज नोन एज माइक्रो। एंड मैक्रो मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करना इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैकेनिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक लेवल, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मोशन हो रहा है उसको मैकेनिक्स डील्स करता है। ओके, तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई आपको। बेसिक्स हमें क्लियर हो गया कि हाँ हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, किस तरीके से हमें फिजिक्स को समझना है ना। चलिए देखिए जरा, इसे रफ कर दें, नोट कर लीजिएगा। ओके, और कुछ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा बहुत हमने इंट्रोडक्शन देखा, अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना। और पता है बेटा, हर लेक्चर का पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कम से कम ये तो क्लियर हो कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। आंख बंद करके नहीं चल रहे। ओके, सो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ और कुछ हमने नॉलेज भी देखा। और चलिए देखते हैं जरा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यहीं से देखिए। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड ओबेज द लॉ ऑफ फिजिक्स। वह सारी क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, या ऐसा कहिए फिजिकल क्वांटिटीज आर द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो कैरेक्टर आप मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मैं एक फिजिकल क्वांटिटी हूं, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो गलत हूं। मैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं हूं, बट मेरा जो हाइट है, लेंथ है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। मेरा जो वेट है, मास है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। ये बात समझ में? मैं कितनी देर तक चल रहा हूं, कितनी देर तक, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे वजह से वह सारी चीजें जिन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे बेटा। अगर मैं हंस रहा हूं तो मेरे हंसने को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मेरे इस कैरेक्टर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी मैं कितना खुश हूं, कितना दुखी हूं, कितना नाराज हूं, है ना, कि आप लोग सही से वॉच नहीं कर रहे हैं, आगे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं दुखी हूं। तो मैं कितना हूं ये मुझे नहीं पता, मुझे पता है, लेकिन आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन चीजों को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। ये बात समझ में आई? फिजिकल क्वांटिटी किन्हें कहेंगे? जिसे आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि मेरे हाइट को आप मेजर कर सकते हैं। आप एक रिबन लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, उसको स्केल पे नाप लीजिए, वेगिंग मशीन पे मुझको खड़ा कीजिए और पता चल जाएगा कि मेरा वेट कितना है। इवन आप अपने आप का भी नाप सकते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं, आप भी एग्जाम्पल में है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर,
measured and obeys the law of physics, obey the law of physics। ओके, एग्जाम्पल में है जैसे कि आप टाइम मेजर कर सकते हैं, है ना, लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं, है ना, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एवरीथिंग जो आप मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अगर आप उसको मेजर नहीं कर सकते, या आप ऐसे भी लिख सकते थे दोज कैरेक्टर ऑफ एनीथिंग विच कैन बी मेजर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन आपको कहीं दिखेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कैरेक्टर क्या, कैरेक्टर वही तो है, टाइम भी एक, लेंथ भी हो क्योंकि सब मेरे ही हाइट के थोड़ी ना होंगे, मुझसे भी कुछ लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, किसी का मेरे से ज़्यादा वजन होगा, किसी का मेरे से कम होगा। तो जो कैरेक्टर्स आप मेज़र कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मैं कितनी देर तक हंस रहा था, तो मेरे हंसी का एक कैरेक्टर आपने मेज़र कर लिया, टाइम। बट मैं कितनी क्वांटिटी थी मेरे हंसने की, ये आप नहीं बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात? सो नेक्स्ट देखिए जरा, फिजिकल क्वांटिटी फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में देखेंगे इसका लेक्चर, जब हम लोग फर्स्ट यूनिट का बनाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। तो इसको फर्दर अभी मैं फिलहाल 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ। वैसे तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी में डिराइव्ड होता है, चेंज होता है। उसके बाद ये आता है 2 हिस्से में, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट है स्केलर, और सेकंड है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, आप खुद ही पहले देखिए, आप चीज़ों को पहले खुद ही डिफ्रेंशिएट करके देखिए लाइफ में। आप जब किसी भी दुकान वाले के पास जाते हैं, तो अगर आप 2 किलो चीनी लेने गए, तो 2 किलो चीनी क्या आप ऐसा बोलते हैं कि भैया 2 किलो चीनी हमें उत्तर दिशा में दीजिए? ऐसा कभी बोला है? या 2 लीटर दूध हमको दक्षिण दिशा से दीजिए? दिस इज नॉट, आप ऐसा नहीं बोलते। लेकिन आप ऐसा ज़रूर बोलते होंगे, आप ऐसा ज़रूर बोलते होंगे कि ब्रदर आधा किलोमीटर नॉर्थ जा कर के देन 1 किलोमीटर सीधे ईस्ट जाना। तो अब आप इस चीज़ों में ऐड कर रहे हैं किसका? डायरेक्शन का। आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर नॉर्थ, देन ईस्ट, आप ईस्ट की तरफ जाइए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर आप ईस्ट में जाइए। तो ये आपने उस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन दे दिया। या आप किसी को कहेंगे ना कि आप जाओ, तो वो आपसे पूछेगा किस डायरेक्शन में जाए। अगर वो बिना डायरेक्शन के कहीं चला गया तो स्केलर, विथ डायरेक्शन गया है तो वेक्टर। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा बेटा इस ब्लॉक को पुश करो, इस ब्लॉक को पुश करो या पुल करो, इसको धक्का लगाओ। तो आप मुझसे पूछेंगे सर किधर लेके जाएं? किधर? वेयर? इन विच डायरेक्शन? तो मैं बोलूंगा इसको आप ड्यू ईस्ट लेके जाओ, ड्यू ईस्ट। तो अब आप इसको किधर की तरफ पुश करेंगे? ईस्ट की तरफ। तो आपने ये फोर्स लगाया, किधर लगाया? ईस्ट की तरफ लगाया। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। बात समझ में आई? बेटा इस बॉक्स का वेट नापो। इस बॉक्स को आपने वेगिंग मशीन पे रखा, वजन बताया। अब वजन को बताने के लिए क्या आप बोलेंगे कि सर इसका ये 5 किलो का है या 50 किलो का है उत्तर दिशा में, 10 किलो का है दक्षिण दिशा में? ऐसा कुछ बोलते हैं क्या?
नहीं, यानी मास कैसा हुआ, मास एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्लियर होगी बात। तो उसी तरीके से फोर्स के लिए आपने डायरेक्शन पूछा था। अगर मैंने बोल दिया नॉर्थ तो आप इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, अगर मैंने कह दिया साउथ तो आप इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, अगर मैंने कह दिया वेस्ट तो आप इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। सो फोर्स लगाते समय आप डायरेक्शन पूछ रहे हैं, अगर जिन जिन क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जिनके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दोज क्वांटिटी हैव ओनली, या ऐसे विच हैव ओनली या हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या है, इसमें आप लिखेंगे those quantity have magnitude as well as direction and it is denoted by, जैसे कि कोई भी कैपिटल x मान लीजिए, x और ऐसे करके, और इसके लिए अगर x मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे x। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो इसके लिए डायरेक्शन जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ एरो लगाते हैं। वेक्टर एक अलग से चैप्टर ही है, उसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो फुल डिटेल में आएगा। क्लियर है। तो इसका कुछ एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है टाइम, मास, स्पीड। इसका एग्जांपल देखिए, फोर्स, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, ओके, इस तरीके से एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़े, अभी हम छोटा छोटा सा इनका नॉलेज इकट्ठा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा इसका नॉलेज और वाइड होता चला जाएगा आपके लिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, मैं टाइप ऑफ मोशन से पहले एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना चाहता हूँ। देखिए ज़रा कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आता है, क्योंकि क्लास 9 से आप लोग आए ही हैं, क्लास 9 आप लोग पढ़े होंगे। तो क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन क्या है। इसको पढ़ने से पहले क्वेश्चन भी ज़रा लगा करके देखिए, सोचिए कि क्या ये क्वेश्चंस हमें अभी रिकॉल है या नहीं। कुछ कंडीशन दिया, कंडीशन नंबर ए कि किसी बॉडी का किसी एक बॉडी का वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। किसी एक पर्टिकुलर बॉडी का, किसी बॉडी का उसका वेलोसिटी जीरो है लेकिन उस पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यानी कोई एक ऐसी चीज, क्लास 9th में आप लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े। बस देखिए जरा, थोड़ा सा आपके हंसी मजाक के लिए क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी जीरो है किसी बॉडी का और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये लेक्चर पता है बेटा, ये लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपको फुल्ली बस आप ये समझ के चलिए कि अब हम फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, तो कुछ आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग को ऐसा फील होना चाहिए कि मैं आपके क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से मेरे क्लास में ही पढ़ रहे हैं। यूट्यूब का फील नहीं होना चाहिए कि हाँ हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या कहीं लेक्चर वीडियोस पढ़ रहे हैं। मेरा लेक्चर हमेशा ऐसा फील होना चाहिए आपको कि आप अपने लेक्चर अपने क्लास में ही पढ़ रहे हैं या
कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए जरा, तो बी क्या कहता है कि वेलोसिटी बी के लिए कुछ x मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी कुछ है, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। क्या ये कंडीशंस आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स? थोड़ा सा गेम खेल लेते ना, थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आइए देखिए, चलिए, वेलोसिटी 0 बट एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। सोचिए ऐसा, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए इसको, फिर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इसके बारे में। देखिए हम लोग कि ऐसा कहाँ है जहां वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा क्या, किस कंडीशन में जहां वेलोसिटी तो है बट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी मैं इधर चल रहा हूं और मेरे पे एक्सीलरेशन इधर लग रहा है। देखिए जरा, मैं इधर जा रहा हूं और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है। अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है तो ये तो इधर जाना चाहिए ना, ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये होगा तो ये इधर जाना चाहिए ना, लेकिन मैं किधर जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसे, चाहे मेरे से परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी से ये परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर है। दूसरा क्या है, वेलोसिटी 0 यानी कुछ भी नहीं, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन है उस बॉडी के पास, लेकिन वेलोसिटी 0 है। इज दैट पॉसिबल? है, देखते हैं ना कैसे। सबका आंसर आ गया, मुझे पता है सबका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है, सॉरी फॉल्स, और जो आपका आंसर है वो भी फॉल्स है, जो आपका आंसर है वो पर्टिकुलर वो भी फॉल्स है। यानी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। सॉल्यूशन देखें कैसे। जब आप किसी एक बॉडी को, किसी एक ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, एयर में थ्रो करते हैं, तो किसी एक मैक्सिमम हाइट पे जाकर के x मीटर पे उसकी वेलोसिटी इस पोजीशन पे क्या रहती है, वेलोसिटी इस पोजीशन पे उसकी 0 मीटर पर सेकेंड होती है, क्योंकि वो इस पोजीशन से वापस रिटर्न करने आता है। आप देखिए, आप अपने हाथ में एक रबर के साथ बॉल बांध दीजिए और उस रबर को फेंकिए, सॉरी बॉल को फेंकिए, तो रबर कुछ दूर तक खुलते जाएगा और बॉल आगे जाएगा, और फिर जहां वो रुकेगा वहां से वापस आना चाहेगा। जहां से वो वापस आएगा वहां वो क्या करेगा, पहले रुकेगा ना। लेकिन जो कांस्टेंट है, रबर का जो इलास्टिक कांस्टेंट है, वो उसको क्या कर रहा है, उसी चीज उतने ही फोर्स से खींचेगा भी। क्लियर हो गई? तो सेम थिंग इज हियर, यहां पे भी उस चीज को फील करो कि जब आप बॉल को फेंकने गए थे तब भी एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ठीक, जब ये बीच रास्ते में था तब भी एक्सीलरेशन क्या था, ग्रेविटी के बराबर थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था नीचे की तरफ, वो कितने के बराबर था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था तो वहां पे भी तो जी काम कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे था तब भी तो कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी का एक्सीलरेशन हमेशा बना रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो जब ये लास्ट पोजीशन पे होगा, अपने फाइनल पोजीशन पे होगा, तो वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी 0 बट एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ऐसा कंडीशन आपने देख लिया, ऐसा कंडीशन आपने देख लिया, यानी ये ट्रू हुआ। नेक्स्ट बी देखिए जरा, बी का सॉल्यूशन देखिए। बी का सॉल्यूशन क्या है भैया, आप जब एक बस में ट्रेवल करते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, तो आपकी वेलोसिटी किधर होती है, आपकी वेलोसिटी इधर होती है, और आप पे लग रहा हुआ जी वो किधर होता है, वो डाउनवर्ड होता है, यानी जी इधर और वेलोसिटी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल, कंडीशन वैलिड है कि नहीं है, कि आप जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ठीक परपेंडिकुलर आपका एक्सीलरेशन भी है।
अगर आप इसको कहते हैं सर ये तो बड़ा फनी है, तो आप एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी ले लीजिए कि कोई एक बालक यानी आप क्या कर रहे हैं कि आप एक हाथ में रस्सी पकड़ करके घुमा रहे हैं, एक पत्थर को बांधे उसमें, तो पत्थर ऐसे घूम रहा है। तो जब ये पत्थर ऐसे घूम रहा है तो इस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस पे लग रहे हो फोर्स का डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आगे चल करके भी पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में देखा होगा। एक्चुअली आज देखिए क्या कैसे कैसे फिजिक्स को पढ़ा जाता है, कैसे हमको इसको समझना है। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूँ इसलिए। तो यहाँ पर एक्सीलेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जिधर फोर्स का डायरेक्शन है, जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ही एक्सीलेशन भी होने को चाह रहा। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्लियर होगी बात? अब तो आप कहेंगे ना कि आपके आंसर गलत है। चलिए आगे बढ़े, देखिए हम लोग। और चलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पहले कभी देखा होगा क्लास 9th में, है ना? आगे बढ़े ना, रफ कर रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, है ना? अब अगला देखते हैं जरा। सर आप तो बताया नहीं कि आप क्या बताने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आप अपने सिलेबस को रिपीट कीजिए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका सिलेबस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। अगर आपने अपने सिलेबस को छोड़ दिया, अगर आपने अपने सिलेबस को छोड़ दिया तो वो आपके दिमाग से धीरे धीरे उतरता चला जाएगा। तो इस जीवन में हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो वो हमारे जुबान पे उतना ही ज़्यादा हमेशा हमारे फर्स्ट मेमोरी के पास रहता है। तो आप पूरे सिलेबस को इतना रिवाइंड कर दीजिए, इतनी बार अपने दिमाग में घुमा दीजिए, उसका रिपीटेशन लाइए कि आपके फर्स्ट प्रेजेंटेशन में वही रहे। बात समझ में आए? अब जितना भी बड़ा कंटेंट हो उसको पूरा रिवाइज करने की क्षमता आपको बनानी पड़ेगी और ये बनेगा भी। पूरे लेक्चर्स के साथ बने रहिएगा, देखिए मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ें बनी रहेंगी आपके साथ लाइफ में। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, अर्थ भी तो क्या करता है, अपने मोशन को रिपीट करता है। इससे भी बड़ा एक एग्जाम्पल लीजिए कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने एक जीवन में एक ही फॉर्मूले को प्रूफ करते करते गुजर जाते हैं, और हम अपने लाइफ में कितने सारे फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने एक फॉर्मूले को बनाने के लिए अपने लाइफ में कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस लिए। अब इस बल्ब का जो इन्वेंशन किया गया है, इस बल्ब को बनाने के लिए हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राइड। उन्होंने एक ही काम को बार 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 करते करते एक चीज को जाकर के बनाया और इसके लिए कई साल लग गए। तो रिपीटेशन मस्ट। आप चीजों को बार बार रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं अपने सिलेबस को तो आप नहीं भूल सकते, आपके साथ आपका सिलेबस चलेगा। तो ये क्लास 9th का ही क्वेश्चन था बेटा। अगर नहीं लगा तो महसूस कीजिए, इसका मतलब आप में रिपीट करने या रिवाइज करने की क्षमता नहीं है, उस चीज को नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को 11th में ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि 11th और 12th का फिजिक्स थोड़ा सा वाइड होता है यार, बड़ा सिलेबस है। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन में पहला देखिए, फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हमें बहुत बड़े डेफिनेशंस के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, हमें डेफिनेशन से उतना काम नहीं आने वाला है। हमारे पास आएगा मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनने वाला है फिजिक्स का, वो इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें। तो रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, कैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक लाइन पे मूव करे, एक लाइन पे मूव करे, जैसे कि एक बॉल, कौन, बॉल अगर एक ग्राउंड पे एक ही लाइन पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम क्या नाम देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन नाम देंगे।
क्या नाम देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन देंगे। आप एक ही लाइन पे स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो कौन सा मोशन कर रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं। कौन सा मोशन कर रहे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं। सेकंड, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? सेम वही मोशन, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करना, बट इस वक्त पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस वक्त रिजिड ऑब्जेक्ट होगा। रिजिड ऑब्जेक्ट। और रिजिड का मतलब क्या होता है? यानी कोई ठोस चीज, जिसको कि कोई बड़ी चीज, यानी बिगर मास, बिग मास, है ना। रिजिड ऑब्जेक्ट यानी जैसा कि एक ये, जब ये पूरा का पूरा मूव करके यहां जाए और इसके मोशन में हर एक पार्टिकल का, इसमें रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? जो सिर्फ एक पार्टिकल की तरफ बिहेव करे, उस मोशन में कैसा बिहेव करे? एक पार्टिकल की तरफ बिहेव करे। अरे भाई, अर्थ को बहुत दूर से देखोगे तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही तो दिखता है अर्थ, लेकिन अर्थ होता कितना बड़ा है? बहुत बड़ा होता है। आपसे मून कितना सा दिखाई देता है? इतना सा दिखाई देता है। तो हम उसको कैसा कंसिडर करते हैं? तो डिस्टेंस बढ़ जाता है तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, और उससे अगर हमारा क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, क्लोज है हम उसके, तो फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करता। तो एक बॉल जब इस तरह से मूव करता है, बॉल क्या कोई छोटा थोड़ी ना है। एक छोटे से मच्छर के लिए बॉल बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम लोग के लिए बॉल बहुत छोटी सी चीज है ना। सेम लाइक थिंग इज। तो यहां पर इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगा, और हर पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर करना है वो भी सेम होगा। सभी ने कितना डिस्टेंस चला है? सबने x, अगर ये पूरा बॉडी कहीं से भी कंसीडर करेंगे आप, तो पूरे बॉडी ने क्या किया है? x मीटर ही चला है। क्या चला है? x मीटर चला है। चाहे यहां से कंसीडर करेंगे तो यहां तक, यहां से कंसीडर करेंगे तो यहां तक, तो सबने कितना चला है? x मीटर। और हर एक पार्टिकल का, जिसका अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है तो इस पार्टिकल की भी वेलोसिटी v1 है, इस पार्टिकल की भी वेलोसिटी v1 है, और इसकी भी v1 है। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में रिजिड बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैविंग सेम वेलोसिटी एंड कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सेम वेलोसिटी, सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका थर्ड है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में देखिए क्या है? जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर से देखिएगा कैसा, पूरा का पूरा बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट पूरा एक फिक्स्ड रेडियस के r डिस्टेंस पे मूव कर रहा हो, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से कॉमन डिस्टेंस पे वो मूव कर रहा हो ऐसे, तो ये क्या कर रहा है? ये सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। इसको इतना ज़्यादा तो अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि इसका एक चैप्टर, इस चैप्टर में एक पार्ट ही है ये, इसको हम लोग वहाँ पे जा करके और अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन। फोर्थ है आपका रोटेशनल मोशन। ये तो पूरा चैप्टर ही है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक जेई मेंस हो, एडवांस हो, नीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन लेवल की बात हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही, बोर्ड में तो नहीं, खैर आपके होम एग्ज़ाम में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेज बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशनल मोशन क्या होता है? बहुत से बच्चे रोटेशनल और सर्कुलर मोशन का बहुत सारा एग्जाम्पल ही गोलमोल कर देते हैं।
सर्कुलर मोशन में पूरा एक ऑब्जेक्ट, पूरा पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पर घूम रहा हो। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट वह किसी पाथ को कंसीडर नहीं करता, ये इस पाथ को कंसीडर नहीं करता, ये अपने ही एक्सेस पे इस तरीके से घूमता है। क्या करता है, घूमता है। तो इस पे घूमने की वजह से यहां पर देखिए, तो ये जब इस पे, अगर हमने इस पे मतलब जैसे वो घुमाने वाला एक खिलौना होता है ना, उसको आप उसको रोटेट कीजिए और उस पे 2-3 पॉइंट्स बना दीजिए। या आपके घर में अगर फैन लगा है तो फैन के ब्लेड पर, मान लीजिए फैन का ब्लेड है, इस पे आपने 1 बैलून, 2 बैलून और 3 बैलून चिपका दिए, है ना, तीनों को चिपका दिया। तो ये देखिए ये कितना बड़ा पाथ कवर करता है ना। ये उससे छोटा पाथ कवर करता है और ये उससे भी छोटा पाथ कवर करता है। लेकिन जब ये यहां जाता है तब ये यहां होता है और तब ये यहां होता है। तो यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो तीनों के बीच का जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है तीनों के लिए सेम है। ये और ये उतना ही एंगल आप स्केल रखिए और मेजर कीजिए, तीनों के पार्टिकल का एंगल क्या है, सेम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी सेम फॉर एवरी पार्टिकल। फॉर एवरी पार्टिकल, बट लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती। लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द लाइन। अब देखिए ये इनका लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती है। मैं इसको फुल डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर ही है, वहीं पे हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहां हमने ये चीज देखा कि रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी अपने ही एक्सेस पे रोटेट करती है, चक्री खाती है। जैसे आप खड़े होकर के ऐसे गोल गोल घूमते जाइए, तो आप अपने सर से लेकर के पैर तक जो एक्सेस लाइन खींचेंगे उस एक्सेस के हिसाब से आप ऐसे गोल गोल घूमिए, तो आप पूरा बॉडी आपका एक ही एक्सेस पे क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे कि ये देखिए ये है, इसको आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इस एक्सेस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सेस के अराउंड ये रोटेट कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से रोटेशनल मोशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का सेम होता है, क्योंकि सब एक टाइम पे, अगर ये t1 टाइम पे है और ये t2 टाइम पे है, तो सेम टाइम में सारे पार्टिकल्स, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी, ये सारे पार्टिकल सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एंगल क्रिएट करते हैं। तो सेम एंगल क्रिएट करते हैं, तो एंगल को क्रिएट करने वाली वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल का क्या होगा, सेम होगा। रफ करते हैं इसको, छोटी छोटी इन चीजों को नोट कर लीजिएगा भाई, बिल्कुल नोट कर लीजिए और इसको नोट्स बनाइए। और नेक्स्ट लेक्चर से देखिए कितना मजा आने वाला है हम लोग को। और आज भी आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज मिली होगी जो कि अब तक आप लोग सोच रहे होंगे। फिफ्थ क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ये मोशन, इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, फिर वहां से वापस आता है ना। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ऑसिलेशन मोशन में एम्पलीट्यूड बड़ा होता है। इसके साथ एक और चीज को लेके समझिए, वाइब्रेशनल। मोशन, वाइब्रेशनल या वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में सेम यही काम होता है, लेकिन ये पार्टिकल जो एग्जीक्यूट करता है उस केस में
ये जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत ही छोटा होता है। अगर एक पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो या बैक एंड फ्रोथ मोशन करता है, यानी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अगर इस तरह का मोशन करता है, यानी वो x1 x पोजीशन यहां से x गया, फिर वापस मीन पे, फिर वापस वहां से x आया, तो ये जो ओ ए और बी है, ओ ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है तो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, जैसे कि आपके पेंडुलम, आपका जो पेंडुलम वॉच में लगा होता है ना, पेंडुलम वॉच में, तो वो एक ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल बहुत छोटे वाइब्रेशन में, जैसे कि आपका फोन वाइब्रेट करता है ना, उसका वाइब्रेशन यानी ऑसिलेशन बहुत ज्यादा, एम्पलीट्यूड उसका बहुत छोटा होता है। तो इन दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों करते हैं ऑसिलेशन है, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसलिए हम इसको पर्टिकुलर ऑसिलेशन कहते हैं। और ऑसिलेशन का ही यही हिस्सा है जिसमें कि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है? लार्ज होता है। तो हम उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। ओके, क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं हम लोग एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेस्ट और मोशन पढ़ेंगे। मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ये क्या होते हैं, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, और मोशंस में जो हमने अभी टर्म्स अभी लिखे थे उन सबको कैसे कैसे, सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग को किस डायरेक्शन में चलना है, किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। ओके, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।